नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और उसमें हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अभी हमारा जो करंट में है वो ताज का शासन यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन चल रहा है, जिसमें कल की वीडियो में हमने 1909 का भारत शासन अधिनियम जिसे मार्लियामेंटो सुधार बोला गया और 1919 का भारत शासन अधिनियम जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हम कहते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, इस पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हमारे दो अधिनियम हैं। एक तो है भारत शासन अधिनियम 1935 का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। हमारे पूरे जो अभी तक की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा है उसमें सबसे यदि महत्वपूर्ण जो दो अधिनियम हैं उनमें से एक तो है 1919 का अधिनियम, ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, और दूसरा है 1935 का अधिनियम। यदि हमें कुछ ना पढ़ना हो और केवल ये पता हो कि ये दो अधिनियम को पढ़ लें तो हमारे लगभग क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण हैं ये दोनों अधिनियम, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। 1919 का हमने कल की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, उसको अच्छे से पढ़ना। और आज हम 1935 का पढ़ेंगे, इसके साथ ही 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इम्पोर्टेंट इसमें जो प्रावधान है वो क्या है। देखिए, इसमें बोला गया है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अब अखिल भारतीय संघ का मतलब होता है कि इन लोगों ने एक पूरा संघ बना लिया। जैसे अभी हम बोलें भारत, ठीक है, तो भारत का मतलब क्या है? 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है, ये सब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अखिल भारतीय संघ बना उसमें सभी जो इनके ब्रिटिश प्रांत थे, कितने थे? 11, वो सभी ब्रिटिश प्रांतों को शामिल किया गया था। 6 इनकी चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, उनको इसमें शामिल कर दिया गया था। ठीक है, इसके साथ ही इस अखिल भारतीय संघ में एक और इन्होंने प्रावधान किया कि जो भी देसी रियासतें भारत में हैं यदि वो स्वेच्छा से सम्मिलित होना चाहती हैं तो वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो भारत का एक संघ बना है, ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल है? जो इनके ब्रिटिश प्रांत थे वो सभी शामिल हैं, इनकी चीफ कमिश्नरी थी वो शामिल हैं, और साथ में जो भी देसी रियासतें अपनी इच्छा से शामिल होना चाहती हैं उनको इसमें शामिल किया गया। तो पहला प्रावधान तो ये था, यानी अब ये काफ़ी जो भारत है उसके बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करेगा। पहले जो कानून बनते थे वो केवल किसके लिए थे? इनके ब्रिटिश प्रांतों के लिए या फिर इनकी चीफ कमिश्नरियों के लिए। अब इसमें चूँकि देसी रियासतों को शामिल करने का ऑफर है और काफ़ी देसी रियासतें इसमें शामिल भी हुई, तो इसलिए अब ये इनका क्षेत्र थोड़ा और बढ़ गया। अगला प्रावधान है कि केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों। देखिए, कल की हमने वीडियो 1919 का जो अधिनियम पढ़ा था उसमें हमने देखा था 2 सूचियाँ थीं। कौन कौन सी? एक तो थी संघीय सूची और एक थी प्रांतीय सूची। ठीक है, 2 सूचियों में इन्होंने क्या किया था? जो कार्य थे उनको निर्धारित कर दिया था। लेकिन अब क्या किया है? अब 3 सूचियाँ बना दी हैं इन्होंने, जो कि हम वर्तमान भारत में ऐसा देख पा रहे हैं। वर्तमान भारत का हम यदि 7वीं अनुसूची देखेंगे संविधान की, जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 3 सूचियाँ हैं। एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विषय कौन से रहेंगे? संघीय सूची में वो विषय रहेंगे जिस पर संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची में वे विषय रहेंगे जिनमें राज्य कानून बनाएगा, यानी अभी कौन है? प्रांत है यहाँ पर, ठीक है, और समवर्ती सूची में वे विषय रहेंगे जिन पर संघ एवं राज्य दोनों कानून बनाएंगे। तो ऐसे करके इन्होंने अपने विषयों को अलग अलग विभाजित कर लिया। अगला है कि अवशिष्ट शक्तियाँ वायसरॉय के हाथ में दी गई। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है जो शक्तियाँ यानी जो विषय ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में, यानी इन तीनों में कोई भी विषय सम्मिलित नहीं है, वो अवशिष्ट विषय आ गया। अब ऐसा विषय कौन सा होगा? देखिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जब ये अधिनियम बना था उस समय 1935 में बना था। यदि मैं बात करूं कि इनमें से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है या फिर जो रोबोटिक्स है, ठीक है, या फिर जो साइबर सिक्योरिटी है, इसको किस सूची में रखा गया हो, इस पर यदि इनको कानून बनाना है तो किस सूची में रखा गया होगा? तो हम जानते हैं कि उस समय इस प्रकार की केवल कल्पनाएं थी, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इस प्रकार के यदि कोई विषय भविष्य में आता है और कानून बनाना है तो ना तो वो संघ सूची में मिलेगा, ना राज्य में मिलेगा, ना समवर्ती में मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस प्रकार की उस समय चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन अब वर्तमान में एग्जिस्ट करती हैं। तो यदि ऐसा कोई विषय आ जाए जो उस समय नहीं है लेकिन बाद में भविष्य में
कोई विषय ऐसा जुड़ जाता है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, तो उसकी शक्ति दी थी वायसरॉय को, यानी वायसरॉय उसकी कार्यकारी परिषद है उसके साथ मिलकर कानून बनाएगा। तो समझ में आ गया अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं। इनका प्रावधान कैसे दिया था, वायसरॉय को। अगला है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ। देखिए 1919 में हमने क्या देखा था कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी, यानी जो शासन है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया था। जो विषय जिन पर कानून बनाने थे, एक को आरक्षित विषय बोला गया था और दूसरे को हस्तांतरित विषय बोला गया था। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतों से बोला गया कि आप स्वायत्त हो, यानी स्वतंत्र हो अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए। चाहे तो आप आरक्षित विषय या हस्तांतरित विषय जैसा प्रावधान है वो रखो या ना रखो, हम आपको पूरी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं अपने जो हमने राज्य सूची में विषय डाले हैं उन पर कानून बनाने की। चाहे तो आप उनको किसी प्रकार से विभाजित कर लो आरक्षित या हस्तांतरित विषय में, या नहीं करो, लेकिन इस कानून द्वारा जो व्यवस्था चली आ रही थी 1919 से उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी प्रांतीय स्वायत्त का शुभारंभ होता है और द्वैध शासन समाप्त हो जाता है। अगला केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ। देखिए हमने देखा था कि 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन आया था, लेकिन अब किस में आ गया, केंद्र में आ गया और प्रांतों का समाप्त हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब से होती है, 1919 के भारत शासन अधिनियम से। केंद्र में कब से होती है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, केंद्र में यहाँ से प्रारंभ हो जाता है और प्रांत का समाप्त हो जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का इतना याद रखना कि केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ होगा और प्रांतों में समाप्त हो जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि द्वैध शासन प्रारंभ हुआ तो इस पे मैं कल समझा चुका हूँ आपको कि इनके विषय जो हैं उनको दो भागों में बांट देते हैं ये, एक तो आरक्षित विषय, दूसरे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और हस्तांतरित विषयों पर कौन बनाएगा, जो वहाँ की केंद्रीय जो विधान परिषद है वो कानून बनाएगी। ठीक है, इन्होंने विषय कौन से बांटे होंगे, जो संघ सूची में होंगे, क्योंकि इन्हीं पर तो ये लोग कानून बनाएंगे, तो इन्हीं को बांटा होगा आरक्षित और हस्तांतरित में। तो संघीय विषयों को किन में, दो भागों में बांट लिए, इसलिए क्या बोला गया है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। अगला है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। देखिए जब हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। तो वो तो क्या था, उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन यहाँ पर जो बना है वो संघीय न्यायालय है। संघीय न्यायालय का मतलब है कि यदि इसने कोई डिसीजन दे दिया तो आप उसके खिलाफ जो अपील है वो कहाँ पर कर सकते हो। जो ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल है, ब्रिटेन की जो प्रीवी काउंसिल है उसमें आप क्या कर सकते हो, इसके खिलाफ जा सकते हो, इसके वर्डिक्ट के खिलाफ। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, संघीय न्यायालय है, ना कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, ये फैक्चुअल डाटा 1 अक्टूबर 1937 को, कहाँ पर, दिल्ली में। इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, मॉरिस गुएर, इनको याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसी संघीय न्यायालय के हमारे भारतीय चीफ जस्टिस भी बनेंगे, जो कि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बनेगा दिल्ली में उसके पहले चीफ जस्टिस भी होंगे। इनका नाम क्या है, JH कानिया। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल में इतना याद रखिए कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1937 को, कहाँ पर, दिल्ली में। पहले चीफ जस्टिस मॉरिस गुएर। यदि पूछा जाए पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो मैं वही बताना 1774 में कलकत्ता में। पहला संघीय न्यायालय पूछा जाए तो दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, अगला प्रावधान है कि 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद का अंत कर दिया गया। देखिए हमने जब 1858 का अधिनियम पढ़ा था तब उसमें देखा था कि एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव हमें याद है, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय क्या भारत परिषद की भी स्थापना की गई, 15 सदस्यीय। तो इसका अब अंत कर दिया गया। इसका अंत क्यों किया गया है, क्योंकि आप खुद समझिए कि एक तो हमने पिछले उसमें देखा था, पिछली वीडियो में, कि जो उच्चायुक्त हैं लंदन में, उच्चायुक्त की नियुक्ति कर दी। ठीक है, और भारत सचिव अभी भी कार्य कर ही रहा है लंदन में। तो जब दो व्यक्ति, अब इनके पास कार्य बट गए, कुछ कार्य भारत सचिव संभाल लेगा, कुछ उच्चायुक्त संभाल लेगा, तो अब जो परिषद है उसकी आवश्यकता इनको नहीं है। इसलिए इस परिषद को समाप्त कर दिया। जो भारत सचिव की जो परिषद थी हमने बनाई थी 15 सदस्यीय, उसको समाप्त कर दिया, जबकि भारत सचिव का पद अभी भी बना हुआ है। उसको समाप्त कब करेंगे, 1947 में। अगला है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।
कब? 1937 में। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, बर्मा वही आज का म्यांमार। ठीक है, जो पहले इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? रंगून, अब क्या है? नेपिडा। तो ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन इतना समझिए कि जो बर्मा यहाँ पर बोला गया वो किससे है? म्यांमार से। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया, किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। और कब किया गया? 1937 में, यानी 2 वर्ष बाद। ठीक है, अगला है मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना। हम जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और ये अधिनियम उससे ही पहले आ गया था। आया तो 1935 में ही था, लेकिन ये फरवरी में ही आ गया था। तो इसलिए बोला गया कि जो मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण है उसके लिए आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम द्वारा की गई थी। हालांकि उसके लिए अलग से 1934 का आरबीआई एक्ट बना था, लेकिन इसमें भी एक बैंक का प्रावधान था, उस आरबीआई एक्ट में भी था। तो इसी के तहत आरबीआई एक ही स्थापित कर दिया और बोला गया कि जो बैंक स्थापित हुआ है वो चाहे तो आप आरबीआई एक्ट के तहत मान लो, या फिर इसमें जो प्रावधान है बैंक एक स्थापित करने का उसके तहत मान लो। ठीक है, तो ऐसा हुआ, इसलिए इसमें बोलते हैं कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? तो हमें बोलना है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अगला है दलित जातियों, महिला और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1909 के भारत शासन अधिनियम से। 1919 में उसे सिखों और ईसाइयों के लिए बढ़ा दिया जाता। 1935 में इसका और विस्तार करते हुए दलित जातियों के लिए, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी कर दिया। यानी यहाँ पर देखिए, ये आरक्षण वाला मामला नहीं है कि यदि हम सोचें कि दलित जातियों के लिए तो जैसे कुछ सीट रिजर्व कर दी हो, या महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दे दिया हो, या मजदूरों के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व इन्होंने स्टार्ट किया था भारत को तोड़ने के लिए, उसी का विस्तार करते जा रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति दलित जाति का है वो ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगा और दलित जाति के व्यक्ति लोग ही इसे वोट करेंगे। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में ये होता है। जबकि रिजर्वेशन में क्या होता है कि जिस सीट का रिजर्वेशन है वो वह व्यक्ति तो चुनाव लड़ेगा, लेकिन उसको वोट सभी लोग करते हैं। लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में ऐसा नहीं होता है, जिसके लिए सीट रिजर्व है उसी जाति एक ग्रुप के लोग उसको वोट करते हैं। अगला है मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। अब देखिए, अभी भी केवल 10% जनसंख्या को मिला है, इसमें भी ये विस्तार हुआ है। कैसे? कि हमने 1909 में देखा था, जब अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आ गया तो मुस्लिम्स के पास वोट आ गए। 1919 में हमने देखा था कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस बेस पर मिला था? कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जो वोटिंग एरिया है उसका विस्तार होते हुए हमें दिख रहा है। अब चूंकि दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी है, तो थोड़ा सा और ये चीज़ एक्सपेंड होगी। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि मताधिकार का विस्तार हुआ है और लगभग 10% जनसंख्या मत का प्रयोग कर सकती है। अगला क्या है कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना। देखिए, प्रांतीय लोक सेवा आयोग यानी वही राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, और संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इस प्रकार के प्रावधान किस में किए गए? 1935 में। और जबकि जो संघीय लोक सेवा आयोग है, जो वर्तमान में हम यूपीएससी देख रहे हैं, वो किसके द्वारा था? 1919 के अधिनियम द्वारा। तो इनको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। यदि यूपीएससी आएगा, संघ लोक सेवा आयोग आएगा या केंद्रीय लोक सेवा आयोग आएगा तो किसके द्वारा है? 1919 के द्वारा। और जबकि राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग आएगा तो वो किसके द्वारा? 1935 के द्वारा। ठीक है, अगला है कि 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हो गई। देखिए, दोनों अधिनियम जो मैंने बताए थे 1919 और 1935, इनमें बेसिक डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे कि 1919 के द्वारा क्या किया गया था कि प्रांतों में ये लोग द्वैध शासन ले आए थे, द्वैध शासन, और केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल ले आए थे, यानी 2 सदन कर दिए थे, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। ठीक है, राज्य परिषद और विधानसभा, इस प्रकार का हमने देखा था। और इसमें आएगा द्विसदन केंद्र में आ गया और प्रांतों में द्वैध शासन आ गया। और 1935 के द्वारा क्या कर रहे हैं ये लोग? 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन ले आए और राज्यों में द्विसदनीय विधायिका ले आए। राज्यों में क्या है? प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका ले आए। तो दोनों में फॉर्मूले बिल्कुल उल्टे हैं। एक में द्वैध शासन 1935 में लाए केंद्र में, और
द्वैध शासन 1919 में किस में ले आए थे? प्रांतों में। केंद्र में द्विसदन ले आए थे 1919 में, जबकि प्रांतों में कब लाए हैं? 1935 में। अभी भी पूरे में नहीं है, 11 में से 6 प्रांतों में है। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हमने इसमें देखे 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 1919 का और 1935 ये 2 अधिनियम पढ़े बिना आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, इन 2 को अच्छे से पढ़ लीजिए, भले ही सबको छोड़ दो। जितने भी हमने देखे थे 1773 से लेकर, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने ये दोनों अधिनियम है। ठीक है, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब देखते हैं हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान वही हैं कि जो भारत में ब्रिटिश राज है उसको समाप्त कर दिया। कब? 15 अगस्त 1947 को। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसको समझिए थोड़ा कि जब 3 जून का हम बात करते हैं 3 जून की, तो 3 जून को एक योजना पारित हुई जिसे माउंटबेटन योजना बोला जाता है। माउंटबेटन कौन थे उस समय? भारत के वायसरॉय थे। उन्होंने एक योजना रखी कि भारत को 2 विभाजित करके 2 डोमिनियन स्टेट में विभाजित कर दिया जाएगा। इसका एक कौन रहेगा? भारत रहेगा, और दूसरा पाकिस्तान। इस प्रकार की योजना 3 जून को रखी, जिसे माउंटबेटन योजना बोलते हैं। वो पास हो गई। उसके बाद इन्होंने एक अधिनियम बनाया जो कि कब का है? जुलाई का। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ पर बनना है? अभी भी अधिनियम मैंने बताया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ये सभी अधिनियम पारित कर रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिनियम पारित कर दिया, और वहाँ के जो सम्राट हैं उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। कब? जुलाई 1947 में। लेकिन तो वहाँ से ये अधिनियम तो बन गया 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हम जब बोलते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, तो इसका मतलब ये है कि जो अधिनियम बना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो बनाया था भारतीयों के लिए, वो लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो लागू करने की उसकी तिथि क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की 15 अगस्त 1947। इसलिए हम बोलते हैं कि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए। ठीक है, तो इसमें क्या था इस अधिनियम में कि भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। ये तो हमें पता ही है कि भारत स्वतंत्र है अब और संप्रभु राष्ट्र है। ये घोषणा हो गई थी 1947 में, जुलाई 1947 में। लेकिन लागू कब हुआ? 15 अगस्त 1947 से। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। यानी यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर देखिए डोमिनियनों का, यहाँ पर अभी भी क्या स्टेटस है हमारे पास? डोमिनियन स्टेटस है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हमें नाम मात्र के लिए, किसके लिए? नाम मात्र के लिए जो हमारा राष्ट्र प्रमुख है वो किसे मानना पड़ेगा? जो ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख है उस समय, उसे मानना पड़ेगा। यानी जो भी ब्रिटेन का उस समय सम्राट है वही हमारा राष्ट्र प्रमुख होगा। इसलिए ये क्या बोला गया है? डोमिनियन स्टेटस है अभी भी। हालांकि इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा, यानी ये केवल किसके लिए है? विशेष प्रभाव इसका कोई नहीं था, ये केवल नाम मात्र के लिए है। हम मानेंगे कि हाँ, अभी भी हमारा राष्ट्र प्रमुख कौन है? जो ब्रिटेन के राष्ट्र प्रमुख है वही हमारा राष्ट्र प्रमुख है। हालांकि हमने 1-2 महीने के अंदर ही, अक्टूबर तक, इस डोमिनियन स्टेटस को समाप्त करके बिल्कुल स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया था, और पाकिस्तान में कुछ समय तक बना रहा था डोमिनियन स्टेटस। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने अक्टूबर तक ही इस डोमिनियन को समाप्त कर दिया। इसके द्वारा जो स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, इसके द्वारा जो हमारी 1946 में किसका गठन हो गया था? हमारी जो संविधान सभा है उसका गठन हो चुका था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये हम देखेंगे अभी इसके बाद कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसको हम आगे देखेंगे। तो 1946 में इसका गठन हो जाता संविधान सभा का, और इस अधिनियम द्वारा इस संविधान सभा को इतनी पावर दी गई कि ये चाहें तो किसी भी कानून को जो ब्रिटिश भारत में पहले बने थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जितने भी कानून अभी तक बनाए हैं उनमें से किसी को भी रद्द कर सकती है। इनफैक्ट जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसको भी ये लोग रद्द कर सकते हैं। ये पावर किसको दी गई? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी भारत की, उसको दी गई। ठीक है, और ये लोग अभी भी अपने कार्यों का संचालन कैसे करेंगे? अब देखिए, इन लोगों ने स्वतंत्र तो कर दिया, अभी भी भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ है, उस पर कार्य चल रहा है। तो तब तक कार्य चलेगा कैसे? उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो जो 1935 का अधिनियम जो हमने अभी देखा था, उसी को यहाँ पर
बताया गया कि 1935 में जो प्रावधान किए गए हैं अधिनियम में, उसी के तहत भारत का शासन चलेगा जब तक कि भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता। अगला है सीमांकन के लिए सर रेडक्लिफ, सीरियल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। हम जानते हैं कि हम जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, तो रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि जो सर सीरियल रेडक्लिफ थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना, उसने जो बंटवारा था उसको यहाँ पर सीमाओं का जो निर्धारण है वो किया, यानी बॉर्डर बनाए कि ये इतना एरिया पाकिस्तान का रहेगा, इतना भारत का रहेगा। यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि आज का जो पूर्वी पाकिस्तान है वर्तमान बांग्लादेश है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो वर्तमान पाकिस्तानी है। तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं, यानी जो बंटवारा है बॉर्डर का, वो किसने किया था, इस आयोग ने किया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सर सीरियल रेडक्लिफ। इसलिए भारत पाकिस्तान के मध्य जो रेखा खींची गई है उसको क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। अगला क्या है कि संविधान का निर्माण होने, मैंने अभी बता दिया था ये वाला प्रावधान कि संविधान का निर्माण होने तक जो कार्य का संचालन है भारत में वो किसके द्वारा होगा, 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में किए गए। तो हम आशा करता हूँ ये वाला अधिनियम भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो इसलिए मैंने इसमें प्रावधान कम लिखे हैं। हालांकि समझना ज़रूरी है कि हम जब 15 अगस्त को बोलते हैं कि हम आज़ाद हुए तो इसका मतलब क्या है, और जो डोमिनियन स्टेटस है इसका मतलब क्या है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो अधिनियम बना था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसको मान्यता तो जुलाई 1947 में मिल गई थी वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, जो सम्राट हैं उनसे। ठीक है, लेकिन भारत में चूँकि ये 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, इसलिए हम बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस दिया गया था उस समय में, यानी जब 1947 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, जब भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने, तब भारत का दर्जा कैसा था, डोमिनियन था। यानी कि हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है वो कौन होगा, जो ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख है वही हमारा राष्ट्र प्रमुख होगा। हालांकि ये केवल नाम मात्र के लिए था। ठीक है, नाम मात्र के लिए, इसका कोई विशेष हमें ना तो इससे पूछने की ज़रूरत थी ना कुछ करने की ज़रूरत थी, केवल एक नाम के लिए था। इसके अलावा एक प्रावधान और आप महत्वपूर्ण इसमें रखिए कि मैंने आपको बताया था कि वायसरॉय और भारत सचिव 2 पद अभी भी थे, 1935 तक हमने देखे थे। लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया, जो भारत सचिव उसका पद समाप्त कर दिया, क्योंकि भारत सचिव कहाँ पर बैठ कर कार्य कर रहा था, लंदन में। किसके लिए, भारत के लिए। जब भारत आज़ाद हो गया तो उसकी अब आवश्यकता नहीं है, तो भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया, वायसरॉय का पद भी समाप्त कर दिया। लेकिन वायसरॉय और भारत का गवर्नर जनरल, ये हमने देखा था कि भारत का गवर्नर जनरल और वायसरॉय दोनों एक ही व्यक्ति हैं। वायसरॉय कब है, जब वो ब्रिटेन के जो सम्राट या महारानी है उनका प्रतिनिधि है भारत में, तब वो वायसरॉय कहलाएगा। लेकिन जब जो ब्रिटिश भारत के लिए कार्य करेगा तब वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो वायसरॉय का पद समाप्त कर दिया, यानी कि अब जो ब्रिटेन का महाराज या महारानी कोई भी है, सम्राट हो या महारानी हो, उसका जो प्रतिनिधि है अब वो भारत में नहीं रहेगा। तो वायसरॉय का पद समाप्त कर दिया, भारत सचिव का भी पद समाप्त कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, वो पद अभी भी बना रहा। ठीक है, तो ये वाला प्रावधान स्पष्ट है कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वो तो बना रहा, लेकिन अभी भी वायसराय का पद समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये प्रावधान भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो कल हम इस पर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। जितने भी MCQs बन सकते हैं 1919 और 1935 के अधिनियम को विशेष महत्व दिया जाएगा। ठीक है, और फिर आगे से हम स्टार्ट करेंगे भारत के संविधान के बनने की जो भी प्रक्रिया है कि संविधान सभा कब बनी, कैबिनेट मिशन भारत आया, और संविधान फिर आगे धीरे धीरे हम देखेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।